नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. So today I am going to start with the topic what? Fundamental rights. Fundamental rights. And please note down, this topic is very important for your prelims, very important for your mains, very important for your interview, very important for as a citizen for you, and also very important for the essay. तो जिंदगी का कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं है, एग्जाम का कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जिसके लिए फंडामेंटल राइट्स को आप ऐसा समझे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, every stage of the exam. So please take this chapter very sincerely, and I am going to explain you every aspects, कहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से मेंस में क्वेश्चन बनते हैं इसके, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कौन कौन से पॉइंट्स पर होनी चाहिए और हमें वो कैसे कैसे यूज करने चाहिए। तो प्लीज गो टू द बोर्ड। Yes, see, there are two words here in this case. You will see what? Fundamental, and second word is rights. हिंदी में बोलते हैं इसको मूलभूत अधिकार। फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द फंडामेंटल राइट्स, और यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले इनके मीनिंग को ही समझ लीजिए। इसको हिंदी में बोलते हैं मूलभूत अधिकार। तो इन राइट्स को, इन अधिकारों को हम मूलभूत क्यों कहते हैं? वाई डू वी कॉल दीज राइट्स एज फंडामेंटल? ऐसा क्यों कहते हैं? आर दीज राइट्स ह्यूमन राइट्स? जो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है वही है, या कुछ उससे अलग है, या जो हमारे अदर राइट्स हैं? अदर राइट्स कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे सिविल राइट्स होते हैं, है ना? सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, रिलीजियस राइट, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ राइट्स, है ना? बट व्हाई डू वी कॉल दीज राइट्स एज द फंडामेंटल? और इसी को अगर आप समझ जाएंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ठीक, जिंदगी वाकई बदलेगी, अंडरस्टैंडिंग बदलेगी आपकी बहुत अच्छी तरीके से। और इसी को समझाने से पहले ध्यान रखना, क्योंकि आई विल कनेक्ट बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डोंट फॉरगेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। वो क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? कि कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट विच प्रिस्क्राइब्स फॉर द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट। जो संविधान है वो दस्तावेज है जो आपके, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसका फ्रेमवर्क कैसे हो, क्या होगा, उसके ऑर्गन्स कौन से होंगे, उनका इंटर रिलेशन क्या होगा, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, ड्यूटीज क्या होंगी, पावर्स क्या होगी, वो सब एक्सप्लेन करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली संविधान आपको यह बताता है कि आपके देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, सरकार की क्या शक्तियां होंगी, सरकार के पास क्या पावर्स होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दैट एस्पेक्ट। बट पर्पजली a chapter was incorporated in our constitution with the name of fundamental rights, and then you need to understand what was that purpose. जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने बहुत सोच समझ करके एक चैप्टर फंडामेंटल राइट्स का हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट किया। तो पर्पज क्या रहा होगा? तो एक तरफ हमने ध्यान में रखना है मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरी तरफ हमने ध्यान रखना है फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग। और जब हम दोनों को क्लब करेंगे तब हमें रियल पर्पज समझ में आएगा। तो पहले हमें समझना चाहिए, लेट्स गो टू द मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। व्हाई डू वी कॉल दिस राइट्स एज फंडामेंटल? हम इन राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहते हैं? तो समझिए, देखिए क्या है। प्लीज गो टू द बोर्ड, लैंग्वेज पढ़ लीजिए, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। These rights are regarded as fundamental, मूलभूत, because these are, बस यही लाइन काम की, इसी को एक्सप्लेन करना है बस। These are most essential. What? These are most essential for what?
for the attainment by the individual for his intellectual, for his moral and for his spiritual status, or you can say overall development. देखिए कि इन अधिकारों को मूल अधिकार इसलिए कहा जाता है बिकॉज दीज आर मोस्ट असेंशियल, क्योंकि ये जो अधिकार हैं वो सबसे ज्यादा आवश्यक है। किस बात के लिए? फॉर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के जो बौद्धिक विकास है उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति के मोरल डेवलपमेंट के लिए मूलभूत है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ड क्या है? मोस्ट असेंशियल। से एक वर्ड होता है असेंशियल एंड द अदर थिंग, इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो गई मोस्ट असेंशियल। समथिंग मे बी असेंशियल फॉर यू एंड समथिंग मे बी इनएविटेबल फॉर यू। मोस्ट असेंशियल हो सकती है, कोई चीज आपके लिए जरूरी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कमरे में एसी लगा हो, प्रॉपर एनवायरमेंट हो, दुनिया भर की चीजें हो, तो दीज आर असेंशियल थिंग्स। लेकिन जो मील है, दिन भर का खाना और एक अच्छी नींद, ये आपके लिए मोस्ट असेंशियल है। तो आई बिलीव आप ये समझ पा रहे होंगे कि असेंशियल में और मोस्ट असेंशियल में क्या अंतर है। तो किसी व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी अधिकार है, द मोस्ट असेंशियल राइट्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मोरल स्टेटस, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल स्टेटस, तो वो अधिकार है आपके मूल अधिकार। तो बेसिकली यू कैन से दीज राइट्स are called as fundamental. Why? Because these are most essential for your overall development. In the absence of these rights, अगर ये rights नहीं मिलेंगे आपको, तो there may not be overall development of the human being. इंसान का, आपका जो सर्वांगीण विकास होता है वो नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आपका फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी हुआ आपका समता का अधिकार। सपोज यू आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दैट राइट, आपको इक्वालिटी का राइट ही नहीं मिल रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि आपको यू आर बीइंग डिनाइड। सपोज कीजिए आकांक्षा संगल इज बीइंग डिनाइड टू अपीयर इन द जुडिशियल एग्जाम। इनको कहा जा रहा है कि बिकॉज यू आर ए गर्ल, यू आर ए फीमेल, यू कैन नॉट अपीयर इन द जुडिशियल एग्जाम। So try to understand when someone is being deprived of his or her right of equality, there will be some kind of hindrance in his attainment of her overall development. Intellectual development कैसे होगा? जब बराबर की सुविधाएं नहीं मिलेंगी सभी लोगों को, एजुकेशन नहीं मिलेगी प्रॉपर, हेल्थ सिस्टम को एक्सेस प्रॉपर नहीं मिलेगी सबको इक्वल, तो सभी का विकास नहीं हो पाएगा, है कि नहीं है। तो ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने। जैसे पहले था कि अंग्रेजों के जमाने में डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इनसाइड दिस रेस्टोरेंट। उस रेस्टोरेंट में डॉग्स को और इंडियंस को अलाउड नहीं किया जाएगा। अब जरा सोच के देखो आपका दिमाग किस तरीके से काम करेगा। क्या उसका वो डेवलपमेंट हो पाएगा जो एक खुशनुमा माहौल में हो सकता था? नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली जो वर्ड इन्होंने ऐड किया गया है फंडामेंटल, राइट से पहले जो वर्ड इन्होंने फंडामेंटल यूज किया है, उसका पर्पज ही है बताने का कि दीज राइट्स आर मोस्ट असेंशियल फॉर योर डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी अब नहीं है, संपत्ति का अधिकार असेंशियल तो है, लेकिन वो आपके डेवलपमेंट से लिंक्ड नहीं है। दैट इज नॉट एज मच लिंक्ड टू योर डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट एज दीज राइट्स। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने खुदा को जैसे चाहे वैसे मना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। अब आपका मन कर रहा है, जतिन का मन करता है कि वो किसी खास धर्म को फॉलो करे, लेकिन गवर्नमेंट कहती नो, यू विल नॉट फॉलो एनी रिलीजन एज हैपेंस इन केस ऑफ चाइना। तो देयर मे नॉट बी अ रिलीजियस डेवलपमेंट, यू मे नॉट अटेन दैट काइंड ऑफ religious status in your life if there is any kind of hindrance in your religious beliefs. So you can apply these things in every case of in every right. So just to summarize it, these rights are regarded as fundamental. Why? Because these are most essential for your overall development. तो please let me know आपको ये समझ में आया नहीं आया कि ये कौन से राइट है? राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वलिटी, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये वो अधिकार हैं जो ये माना जाता है कि अगर ये राइट्स आपको नहीं मिलेंगे तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसी को समझाने के लिए केस है मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दिस केस जस्टिस भगवती ने कुछ कहा है इस संबंध में।
जस्टिस भगवती ऑब्जर्व व्हाट? केस का नाम, द नेम ऑफ केस इज व्हाट? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. प्लीज सी व्हाट ही सेड. These fundamental rights represent basic values, and please note down, you can see a question in your prelims from the this statement. These fundamental rights represent the basic values cherished by the people of this country since Vedic times. Please note down P for prelims. This is the statement of Justice Bhagwati. This is the statement of Justice Bhagwati. क्या कहा उन्होंने? कौन से केस में कहा? मेनका गांधी के केस में कहा. यहां से क्वेश्चन आएगा. And now you can see the question in your prelims. They can give you this statement. वो आपको ये वाक्य दे देंगे and they will say who said this. ये बात किसने कही है? These fundamental rights represent basic values cherished by the people of this country since Vedic times. ये जो मूलभूत अधिकार हैं, ये मूलभूत अधिकार उन मूलभूत मूल्यों को दर्शित करते हैं. बेसिक वैल्यूज मतलब आपका जो वैल्यू सिस्टम है, जो आपके संस्कार हैं, जो मूल्य हैं आपके. कौन से मूल्य? जिनको भारत के लोग वैदिक टाइम से, पौराणिक काल से चेरिश करते आए हैं, मानते आए हैं, जीते आए हैं. तो ये जो वाक्य है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसने कहा था? जस्टिस भगवती ने कहा था. कौन से केस में कहा था? मेनका गांधी में कहा था. तो इसकी वैल्यू समझाने की कोशिश की जा रही है. इन अदर वर्ड्स, व्हाट आर दीज राइट्स? These rights are those rights which are very much essential for development, and these represent basic values cherished by the people of India since Vedic times. Got it? आगे क्या कहते हैं? This is, they are calculated to protect the dignity of the individual. Please see the word dignity of the individual. Dignity of the individual, to protect the dignity of the individual. क्या है? ये कह रहे हैं कि ये जो राइट्स हैं, इनको जो इनकॉर्पोरेट किया गया है, जो पर्पज है इसके बिहाइंड में क्या है? टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. व्यक्ति की गरिमा को प्रोटेक्ट किया जाए. प्रोटेक्ट द डिग्निटी. गरिमा समझते हैं हम लोग, समझते होंगे रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट समझ लीजिए. तो किसी व्यक्ति की जो डिग्निटी है, जो गरिमा है, उसको बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है. तो इसकी वैल्यू समझाई जा रही है आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट थ्रू डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ जस्टिस भगवती. कहते हैं दीज क्रिएट कंडीशंस in which every human being can develop his personality to the fullest extent. Read, पढ़ लीजिए ढंग से एक बार देखिए. Every human being can develop his personality to the fullest extent. ये जो अधिकार है ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं. These rights create conditions, ऐसी स्थितियां क्रिएट करते हैं in which every human being can develop his personality. प्रत्येक मानव अपनी जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसको संपूर्णता में विकसित कर सकता है. जो उसका पोटेंशियल है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, वहां तक उसको डेवलप कर सकता है. वो ऐसी स्थितियां क्रिएट कर दी जाए जैसे आज आपकी उसमें है ये. Now, every one of you, whether it is Abhay, Aditi, or whatever, whoever is taking the class, now there are conditions कि आप अपनी मेहनत के दम पर, आप अपने जज्बे के दम पर कितना भी अपने को डेवलप कर सकते हैं. आप चाहे जज बन सकते हैं, आप चाहे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आप चाहे प्रेसिडेंट तक बन सकते हैं. आपको कोई नहीं रोकेगा. फुलेस्ट एक्सटेंट. तो ये देखो लाइन पढ़ो दोबारा, वेरी इंपॉर्टेंट, समझना चाहिए, दिमाग में बिठा रहा हूं सब चीजों को. Every human being can develop his personality to the fullest extent. जितना उसके अंदर सामर्थ्य है, उसके अनुसार वो अपने को अपना विकास कर सकता है. ऐसी स्थितियां क्रिएट करते हैं कौन? ये राइट्स करते हैं, और इसलिए हम बोलते हैं इनको फंडामेंटल राइट्स. हाँ है ना? कर लेंगे आप लोग अब तो मेरे ख्याल से फंडामेंटल राइट का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको. अब थोड़ा सा आप चले जाइए कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है
और हमारे मीनिंग के बाद में व्हाट इज द पोजीशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो लिटिल बिट रिव्यू ऑफ द हिस्ट्री, प्लीज गो टू दिस, एंड इन दैट केस वी आर नाउ ऑन द टॉपिक ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए पहला क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आएगा, दिस इज द पार्ट थर्ड, पी फॉर प्रीलिम्स लगाइए यहाँ पर, पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर लिख लीजिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा, इसी पार्ट को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? दिस इज पार्ट थर्ड, डोंट फॉरगेट दिस। एंड व्हाट इज मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। समझा देता हूं, देखिए यहां से, क्योंकि यहाँ जो कॉन्सेप्ट था वो समझा चुका, अब यहाँ से कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आपके प्रीलिम्स में काम आएंगी, वो लिख लीजिए। पहला प्रश्न है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है ये कौन से पार्ट में है? दिस इज पार्ट थर्ड। इसी को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। तो कौन से पार्ट को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये अगेन पार्ट थर्ड है, प्रीलिम्स से क्वेश्चन है। अब मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा की अपनी अलग हिस्ट्री है। देखिए ये पहला लिखित दस्तावेज है। दिस इज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स। मूलभूत अधिकारों से इसके संबंध में जो पहला दस्तावेज है उसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का इतिहास शुरू होता है आपका इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड में 1215 में किंग जॉन थे उस समय, 1215 किंग जॉन। तो ही गेव सम रिटन एश्योरेंस, लिखित में उन्होंने एक एश्योरेंस दिया अपने सिटीजन्स को, नो सर्टेन राइट्स मेंशन देयर इन शैल बी प्रोटेक्टेड फॉर यू। तो अपनी जो जनता है, प्रजा है वहां की इंग्लैंड में, उनको उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई इस दस्तावेज में जो अधिकार वर्णित हैं वो सारे अधिकार आपको मिलेंगे। तो दैट डॉक्यूमेंट वाज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। तो वहीं से हम रिलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स का जो ओरिजिन वहीं से ट्रेस किया जाता है। तो इंग्लैंड के लिए जो मैग्ना कार्टा था, भारत के लिए, इंडिया के लिए वही चीज हो गई पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई बिलीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आप? ये है ना, बहुत छोटी सी बात है, कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, तो आगे बढ़ने में भलाई है। तो किंग जॉन गेव एश्योरेंस टू द इंग्लिश पीपल फॉर रेस्पेक्ट ऑफ देन एंशिएंट लिबर्टीज। उस समय की जो उनको लिबर्टीज देनी थी उसके लिए उन्होंने रिटन एश्योरेंस दिया, और जिस डॉक्यूमेंट को के द्वारा दिया गया उसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक, सो बेसिकली मैग्ना कार्टा था, ये रिटन डॉक्यूमेंट था, बता चुका। इट इज द एविडेंस ऑफ द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश पीपल। अब इसके बाद में क्या किया? 1215 के बाद में फ्रॉम टाइम टू टाइम किंग हैड टू एक्सीड मैनी राइट्स टू सब्जेक्ट्स। ये हिस्ट्री का पार्ट हो गया बस ये, यानी कि छोटी सी बात कि शुरुआत कहां से हुई? 1215 से हुई। फिल्म से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद फिर कुछ और राइट्स दे दिए, फिर कुछ और राइट्स दे दिए, और यहां पर जाकर के 1689 में जो अभी तक सभी राइट्स दिए गए, कहां से कहां तक? 1215 से 1689 तक, उन सभी राइट्स को कंसोलिडेट करके एक बिल लाया गया, विधेयक लाया गया, उसे कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। तो 1215 देन केम 1689। ये सीक्वेंस याद कर लेना, प्रीलिम्स में काम आएगी। बिल ऑफ राइट्स कंसोलिडेटेड ऑल इंपॉर्टेंट राइट्स एंड लिबर्टीज। तो 1215 में मैग्ना कार्टा, 1689 में बिल ऑफ राइट्स। इस तरीके से आपको वो मैच, करेक्टली मैच के क्वेश्चन आपसे मिलेंगे। यू विल हैव टू डू लाइक दैट। देयर आफ्टर come the turn of France in 1789. What happened in France? The document relating to fundamental right is what? Declaration of Rights, Man and Citizen. ये समझ लीजिए। 1789 में पहले शुरुआत कहां से हुई थी? 1215, फिर 1689, ये दोनों इंग्लैंड के हैं, एंड देन केम 1789, यानी कि 100 साल के बाद। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स मैन एंड सिटीजन। अब यहीं पे आकर थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बिल ऑफ राइट्स कहां का था? बिल ऑफ राइट्स इंग्लैंड का था या बिल ऑफ राइट्स फ्रांस का था? इतने प्रिसाइसली पूछ सकते हैं आपसे। तो डोंट फॉरगेट, बिल ऑफ राइट्स कहां पर था? इंग्लैंड पे था। और फ्रांस का डॉक्यूमेंट कौन सा था? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स मैन एंड द सिटीजन।
मैन एंड द सिटीजन, ध्यान रखना, मैन एंड, वुमेन नहीं लिखा इन्होंने, आई डोंट नो क्यों नहीं लिखा, पुरुष और नागरिक, पुरुष महिलाएं भी नहीं लिखा इन्होंने, या केवल सिटीजन्स लिखते तभी बात समझ में आती, लेकिन इनका नाम है। मैं क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूं, ताकि आप लोग याद कर पाए अच्छे तरीके से फ्रांस के डॉक्यूमेंट का क्या नाम था, इतना ही याद करना है बस। इस डॉक्यूमेंट पर उन्होंने क्या कहा, डिक्लेयर्ड द नेचुरल, इनएलिनेबल एंड सेक्रेड राइट्स ऑफ मैन। अब समझिए क्या देखिए, इन शब्दों का वैल्यू समझिए। फ्रांस में इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से दे डिक्लेयर्ड सर्टेन राइट्स एज नेचुरल। पहला टर्म क्या है, नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक अधिकार, ऐसे राइट जो किसी भी व्यक्ति को इसलिए मिलने चाहिए कि वो ह्यूमन बीइंग है, ही इज द पार्ट ऑफ नेचर, और नेचुरली ही किसी भी व्यक्ति को मिलने ही चाहिए। इनएलिनेबल, ऐसे अधिकार जिससे आपको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे इनएलिनेबल का मतलब हुआ, जैसे समवन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज क्लोथ्स, किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से विरक्त किया जा सकता है, बट नॉट फ्रॉम हिज स्किन, उसकी खाल नहीं हटा सकते आप। तो जो स्किन है वो है इनएलिनेबल पार्ट ऑफ द बॉडी, है कि नहीं है। तो उसी तरीके से देयर आर सर्टेन राइट्स विच आर इनएलिनेबल, तो दैट डिक्लेरेशन ऑफ द फ्रांस डिक्लेयर्ड सर्टेन राइट्स एज इनएलिनेबल। सेक्रेड राइट्स, पवित्र अधिकार, सेक्रेड राइट्स मींस यू शुड नॉट वायलेट दीज राइट्स, पवित्र हैं ये, इनको अपवित्र नहीं करना, मींस डोंट इन्फ्रिज दीज राइट्स, इन अधिकारों का उल्लंघन मत करना। कोई चित्र, कोई भी वस्तु अगर आपके लिए पवित्र हो जाती है तो आप क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, है ना। गीता, कुरान, मंदिर, ये सब चीजें हमारी सेक्रेड हैं, तो वी ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑल दिस थिंग्स, है कि नहीं है। उसी तरीके से कुछ राइट्स को इतना बड़ा दर्जा दिया गया कि दीज राइट शुड बी कंसिडर्ड एज सेक्रेड राइट। तो कुल मिला के बात यह है कि दीज राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो बडी शुड इन्फ्रिंज दोज राइट्स, नो बडी शुड डिसरिस्पेक्ट दोज राइट्स। प्लीज लेट मी नो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कम ऑन, हरी अप। देन केम आफ्टर द ब्रिटिश, आफ्टर द फ्रांस केम द टर्न ऑफ अमेरिकन्स। अमेरिकन्स incorporated the Bill of Rights in the Constitution. नेक्स्ट लेवल, अब यहां पर आ गया, देखिए यहां पे क्या हुआ, ब्रिटिश लोगों का एक एग्जांपल सेट हो गया, फ्रांस का एग्जांपल सेट हो गया, अब आया अमेरिकन्स का नंबर। अमेरिकन्स काफी आगे निकल गए अभी, उन्होंने उस बिल ऑफ राइट्स का, दे इनकॉर्पोरेटेड दीज राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में का दर्जा दे दिया उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात हो गई अभी, जो मैं समझाऊंगा आपको। देखिए अभी देखिए, अगर क्वेश्चन यहां से प्रीलिम्स में आ जाए तो ध्यान रखना, अमेरिकन्स वर द फर्स्ट टू गिव बिल ऑफ राइट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। पी फॉर प्रीलिम्स लगा लीजिए, इसको मैं समझाता हूं है क्या। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना और एक है ऑर्डिनरी लॉ, सामान्य कानून हुआ, और एक हुआ संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे इसकी इंपॉर्टेंस झलकती है। आपके देश का जो सर्वोच्च कानून है, और एक आपका, ऐसे समझिए, इफ आई शो यू लाइक दिस इज वन बुक, दिस रिप्रेजेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ बुक फॉर यू, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ लॉ, you cannot say it is not important, but it is not as important as this is ordinary law, this is constitutional law. So if I incorporate something into this, automatically it means I am giving more respect to those things. If I am adding a chapter of fundamental right to this book, that is the Constitution, it means I am indicating that these rights should be given more priority than any other right. These are some special rights. So giving constitutional status means giving highest degree of respect to the rights, we call them fundamental rights. तो प्लीज लेट मी नो, ये जो इनकॉर्पोरेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन का ये वैल्यू समझ में आई नहीं आई आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना हुआ, संवैधानिक दर्जा देना हुआ, ये आपको बात समझ में आई नहीं आई है। लेकिन आप सीक्वेंस को ध्यान रख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट केम ब्रिटिश, देन फ्रांस एंड देन अमेरिकन, ये सीक्वेंस ध्यान रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाली बात समझ में आई आपको नहीं? हाँ ना, बताइए जल्दी से। हो गया? एनी क्वेश्चन यहां तक? हालांकि क्वेश्चन होगा नहीं यहां पर,
अब आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया की क्वेश्चन आ जाइए। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन देन वी हैव सम बैकग्राउंड। हमारे पास अमेरिकन का बैकग्राउंड था और इंडियन फ्रेमर्स, द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन took inspiration from this Bill of Rights. This Bill of Rights means American. The background of incorporation of Bill of Rights was present और इसीलिए हमने फंडामेंटल राइट्स को इनकॉर्पोरेट किया कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आ जाइए है क्या मामला है। अब इसको समझिए। What is the purpose of incorporating fundamental rights in the Indian Constitution? पर्पज क्या है? What is the purpose? तो मैं लीगली समझाऊं उससे पहले आप थोड़ा फनी उसमें समझ लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में आसानी हो जाए आपको। एक थे भाई साहब जतिन। जतिन साहब को एक विल मिली, वसीयत मिली उनको, और वसीयत में लिखा था कि दूर की नानी की वसीयत है ना, कि लाल किला जतिन का हुआ, ताजमहल जतिन का हुआ, चांदनी चौक की सारी दुकानें सब जतिन की हुई। तो एक पूरा का पूरा इनके पास एक डॉक्यूमेंट है दैट इज विद फुल ऑफ राइट्स, अधिकार पे अधिकार, गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स मिल रहे हैं इनको। तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी सरकार बनेगी, सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, हमारी शक्तियां क्या हैं, हमारे कौन कौन से कार्य हैं। अब जैसे जतिन ने बात और पन्ने खोले, एक चैप्टर आया, 3rd चैप्टर। उस चैप्टर में लिखी थी लायबिलिटीज कि देखो बेटा, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 10,000 करोड़ रुपए चुकाना होगा। ये क्या बात हुई? बैंक को बड़ौदा का 15,000 करोड़ है, एक्सिस बैंक का 5,000 करोड़, लायबिलिटीज की लिस्ट है वहां पर। ठीक है, तो नाउ दिस इज व्हाट द रिमाइंडर फॉर द जतिन कि लुक मिस्टर जतिन, you are getting the rights as well as duties from the same document. जतिन, तुम एक ही डॉक्यूमेंट में तुम्हें अधिकार भी मिल रहे हैं और कर्तव्य भी मिलेंगे आपको। तो every time you spend even a single penny from the bank, from the cash, you must be reminding yourself that you have to spend them very smartly, because you have to take care of certain obligations as well. सरकार के लिए भी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कि इस लाइन को पढ़ लीजिए, रिपीटेशन नहीं होगा, अच्छी बात है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में क्या बात आती है। द डिक्लेरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व ए रिमाइंडर टू द गवर्नमेंट। प्लीज ध्यान रखिए, रिमाइंडर टू द गवर्नमेंट क्या, दैट सर्टेन लिबर्टीज assured to the people by the constitution are to be respected. Certain liberties are to be respected. This is the reminder to the government. सरकार को याद दिलाया गया है कि देखो बबुआ, एक है चैप्टर 3rd, इसको मत भूलना आप। तो सपोज कीजिए ये आकांक्षा संगल मैडम becomes the prime minister. Now आकांक्षा संगल is the prime minister, दीपक यादव, अभय सिंह, these are the ministers. अब इनको समझ में आ गया, yes, now I am the prime minister and president will act on my advice and I will do this, I will do that. इन्होंने कहा देखो भैया, सब कुछ कर लेना, लेकिन according to part 3rd there are certain liberties, there are certain rights which should be respected by you. ये है वैल्यू डिक्लेरेशन की, फंडामेंटल राइट्स की डिक्लेरेशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ही डिक्लेयर कर दिया गया है। संविधान से ही आपको शक्तियां मिली हैं मैडम। तो शक्ति, जहां से शक्तियां मिल रही हैं, जिस डॉक्यूमेंट से पावर मिल रही है, उसी डॉक्यूमेंट से आपको वो ड्यूटीज मिल रही हैं। व्हाट इज योर ड्यूटी? यू मस्ट रेस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकारों की जो घोषणा की गई है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार को याद दिलाना, उसको रिमाइंड कराना, कि भूल मत जाना कि देयर आर सर्टेन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स विच मस्ट बी रिस्पेक्टेड एट एनी कॉस्ट। प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आई नहीं आई आपको।
द ऑब्जेक्ट बिहाइंड इंक्लूजन ऑफ चैप्टर फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? टू एस्टैब्लिश गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। क्या मतलब है इस बात का? गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन, कि उद्देश्य वही होते कि इस चैप्टर को हमने अलग से क्यों नहीं कानून बना दिया गया? फंडामेंटल राइट्स एक्ट, हमने क्यों फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को कॉन्स्टिट्यूशन में किया? क्योंकि सरकार को रिमाइंड कराना था। और दूसरे शब्दों में कहें तो वी वांटेड टू एस्टैब्लिश ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ। हमें जो सरकार बनानी है वो ऐसी होनी चाहिए जो लॉ से चलती हो, नॉट ऑफ ए मैन। अब ये थोड़ा समझने की बात है, नॉट ऑफ ए मैन का मतलब क्या है? देखिए, आप कहेंगे साहब मोदी साहब तो चला रहे हैं सरकार, तो दिस इज द मोदी गवर्नमेंट। नो, मोदी सरकार भले ही चेहरा मोदी साहब का है, लेकिन सरकार चलती है कानून के अनुसार। मैन का मतलब होता है, गवर्नमेंट ऑफ मैन का मतलब है कि जैसे मैन चेंज हुआ गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। आज अदिति प्राइम मिनिस्टर है, कल को जितेंद्र प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, रूल्स विल चेंज, थिंग्स विल चेंज। करें? नो, इट शुड नॉट बी परमिटेड। whoever is in the power, whoever is heading the government, certain rights should always be respected. This should be the government of law and not of the man. So that is why these rights, this chapter was included in the Indian Constitution. बोलो है ना? समझ में आया नहीं? ए सिस्टम, बहुत अच्छी लाइन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैं लाइनें पढ़वा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, इससे आपका ना जो मैंने कहा था कि जो एक्सप्लेन करने की जो आपकी जो थोड़ी सी कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, एंड दैट विल हेल्प यू इन योर एसे पेपर। ए सिस्टम वेयर टायरनी ऑफ मेजॉरिटी डज नॉट ऑप्रेस द माइनॉरिटी। द की वर्ड्स हियर आर मेजॉरिटी, माइनॉरिटी। कि by doing so, by incorporating fundamental rights, what we are doing, we are trying to set up a system, we are trying to establish a system जिसमें जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस ना कर पाए। That is why we are giving rights to minorities to establish their institutes, to protect their culture, to protect their language, to protect their religion। अब मेजॉरिटी की गवर्नमेंट हो या माइनॉरिटी की हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सर्टेन राइट्स विल बी अबव द दिस रूल। मेजॉरिटी माइनॉरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेजॉरिटी गवर्नमेंट हो, कोलिशन गवर्नमेंट हो, बट फंडामेंटल राइट्स विल ऑलवेज हैव टू बी रिस्पेक्टेड। यू कैन नॉट से नाउ द एनडीए गवर्नमेंट, दैट इज द मोदी गवर्नमेंट इज इन पावर, अब वो जो चाहे कर सकते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकते। तो हमने इनको सेक्रेड बना दिया, हमने इनको इनएलिनेबल बना दिया। जो शब्द थे फ्रांस में, फ्रांस के सेक्रेड राइट्स, पवित्र अधिकार, इनएलिनेबल राइट्स, ऐसे अधिकार जिनको हम जुदा नहीं कर सकते, नेचुरल राइट्स का दर्जा मिल गया यहां पर ये। एंड वी डिड इट बाय इनकॉर्पोरेटिंग दीज राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी उसमें एक केस है एम नागराज, इंपॉर्टेंट केस है, लिख लीजिएगा। एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट स्पीकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकारों के महत्व के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट टू द सिटीजन्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो क्वेश्चन ये पूछते हैं आपसे, इन विच केस इट वॉज हेल्ड, इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट टू सिटीजन्स। इसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि ये जो अधिकार है, मूल अधिकार है, देखो भैया सरकार, देखो भाई स्टेट, आपका कोई उपकार नहीं है नागरिकों पर कि आपने इनको अधिकार दिए हैं, ये इनको मिलने ही चाहिए। दीज आर इनएलिनेबल राइट्स। तो ये ऐसा ना समझा जाए कि सरकार ने कोई बहुत बड़ा परोपकार कर रखा हो कि साहब हमने अधिकार दे दिए, ये होना ही चाहिए था बस। तो ये लाइन याद कर लीजिएगा, नॉट गिफ्ट फ्रॉम द स्टेट टू सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट के बारे में कौन से केस में कहा गया है? एम नागराज के केस में कहा गया है। राइट डाउन P4 प्लिम्स, डोंट फॉरगेट इट। पार्ट थर्ड डज नॉट कन्फर फंडामेंटल राइट्स बट कन्फर्म देयर एग्जिस्टेंस एंड गिव देम प्रोटेक्शन। ओफो, व्हाट ए लाइन। वही देखिए,
जरा ध्यान से पढ़ना, पार्ट थर्ड डज नॉट कन्फर फंडामेंटल राइट्स बट कन्फर्म देयर एग्जिस्टेंस एंड गिव देम प्रोटेक्शन। देखो इनका कि जो पार्ट थर्ड है, यू कैन नॉट से कि पार्ट थर्ड कन्फर फंडामेंटल राइट्स, कि पार्ट थर्ड ने मूलभूत अधिकार प्रदान किए हैं, ऐसा नहीं है। वो तो केवल मूलभूत अधिकारों का इन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि साहब मूलभूत अधिकार है, बस हम उनको एक जगह कलेक्ट करके एक चैप्टर का नाम दे दिया गया है। ये जो लाइन है, अगली मैं समझाता हूं, दोबारा देखिए, इसको पढ़िए। इंडिविजुअल्स possesses बेसिक ह्यूमन राइट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। Why? Because they are the human race। कि ये जो अधिकार मिले हैं ये किसी संविधान की वजह से नहीं मिल रहे हैं कि संविधान है तो अधिकार मिल रहे हैं। ये अधिकार तो हर एक व्यक्ति के पास होते ही हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग possesses these rights। Why? Because you are human being। ह्यूमन रेस का पार्ट है आप। जो कोई भी मानव है, मानव कहला सकता है। जस्ट बिकॉज ही इज ए ह्यूमन बीइंग, just because he belong to human race, he possesses those rights। तो these rights are, कहते हैं किसको, कि वो तो मतलब डिफेक्टो होंगे ही होंगे आपके पास राइट्स। वो समझ रहे हैं आप? इंसान होगा तो दिल होगा, दिल होगा तो धड़केगा ही धड़केगा, है ना। जीवन है तो दिल धड़केगा ही धड़केगा, ऑटोमेटिकली होंगे वो। अगर आप इंसान हैं तो आपके पास वो अधिकार ऑटोमेटिकली होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हों या ना दिए गए हों, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक फिल्म आई थी गदर, गदर में एक सीन था, अगर आपने देखा हो, सनी देओल की फिल्म थी, उसको जाना था पंजाब, सॉरी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जाने का वीजा नहीं मिल रहा था, तो उसका डायलॉग है कि तारा था शायद उसका नाम, कि तारा को वीजा नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। कि वीजा मिले ना मिले, मुझे तो पाकिस्तान जाना है तो जाना है। ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया होता या नहीं कहा गया होता, तब भी क्योंकि ह्यूमन बीइंग हैं हम सब लोग, हमारे ये अधिकार तब भी बनते थे। जरा इस लाइन को पढ़ो दोबारा अंग्रेजी में। इंडिविजुअल possesses, इतना पढ़ो, इंडिविजुअल possesses बेसिक ह्यूमन राइट्स, मूलभूत मानव अधिकार हर व्यक्ति के पास होते हैं, इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। बस बिना किसी संविधान के भी हर एक व्यक्ति के पास बेसिक ह्यूमन राइट्स होते ही हैं। जैसे राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। अब वो ऐसा नहीं है वो तभी मिलेगा जब कहीं ना कहीं किसी किताब में लिखा होगा, नहीं, वो आपको अधिकार इसलिए मिलेगा क्योंकि आप इंसान हैं। समझे आप? इंडिपेंडेंटली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ये अधिकार आपको संविधान के बिना भी मिल सकते थे। ये तो एक कन्वीनियंस है कि उन सभी अधिकारों को कलेक्टिवली पार्ट थर्ड में दे दिया गया। तो डोंट फॉरगेट, ये केस चल रहा है हमारा एम नागराज, इसने कहा था कि पार्ट थर्ड डज नॉट कन्फर फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट्स को प्रदान नहीं करता है बट कन्फर्म देयर प्रोटेक्शन, कन्फर्म देयर एग्जिस्टेंस, confirm their existence and give them protection। बस, तो यहां मत भूलना, अगर ये लाइन आ जाए कि लाइन सही है गलत है, कि पार्ट थर्ड अधिकार देता नहीं है वरन उन अधिकारों को कंफर्म करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको संरक्षण देता है। बस एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया और देखिए प्रोटेक्टेड। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इर्रेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।